बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो है कराची बोर्ड में चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें हम ऑलरेडी जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम को भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम कहते हैं, ये द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ backward direction at which the concentration of the reactants and product become constant। तो वहाँ पे यानी कि इस स्टेट के ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या हो जाती हैं, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। मोस्टली स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि ये इक्वल हो जाती है। इक्वल हम नहीं कहते, बल्कि इनकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती हैं। और इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है फर्दर रिएक्टिव प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा होता। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है और इसकी जो है वो इसकी मदद से हमें क्या हेल्प, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है रिवर्सिबल रिएक्शंस के से रिलेटेड। तो टॉपिक है आज हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर इसको आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स अ बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन में जो बैलेंसिंग का आना जो है वो हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसकी क्या की जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास ये स्कैंडिनेवियन आप कहें कि साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वेग, इन 1864 में इन्होंने जो है वो स्टडी किया कि किस तरह जो है कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। इन 1864 द स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट Goldberg and Weig formulated a generalization to study the effect of concentration on the reversible reaction। तो इसमें आप कहेंगे कि एक इम्पोर्टेंट इन्होंने ये स्टडी की कि किस तरह जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का क्या रोल है रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, तो इसकी अगर आप ये एक आप कहेंगे इंट्रोडक्शन है। अब इसकी जो इनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है इस लॉ की, द रेट at which a chemical species reacts is directly proportional to its active mass। रेट क्या है? रेट इट्स हम कहते हैं कि इट्स द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। ठीक है, इससे रिलेटेड भी केमिकल काइनेटिक्स में मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसमें देखें कि रेट क्या है और इसको हम इसका क्या रोल है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के साथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी केमिकल स्पीशी अगर वो किसी प्रोडक्ट में चेंज होती है तो उसका जो उसमें चेंज होने का जो रेट है वो एक्चुअली इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा केमिकल स्पीशीज़ हैं और अगर वो रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो फिर हम कहेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of
प्रोडक्ट ऑफ द concentration of the reactants, ठीक। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की हम रेट की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का रेट जो है उसमें जितनी भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये इसकी लॉ की स्टेटमेंट है। अब हम इसको देखेंगे कि हम एक बकायदा एक सिंपल हम क्या एक जनरल एग्जांपल लेंगे और इसमें हम समझेंगे कि इससे क्या मुराद है। ये इंट्रोडक्शन है और इसकी लॉ की स्टेटमेंट आप अपने पास नोट कर लें। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है एक्टिव मास। एक्टिव मास यहाँ पे हम लेंगे कि यहाँ पे हम एक्टिव मास को जो है वो एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट will be expressed in moles पर डीएम क्यूब, ठीक है। हम इसमें कंसंट्रेशन यूनिट लेंगे, मोल्स पर डीएम क्यूब में लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक डेरिवेशन ड्राइव का वो कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं जनरल एग्जांपल लेकर। तो डेरिवेशंस के लिए हम इसको एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इसके आप हेडिंग ये लिख लें। और आप फर्स्ट के लिए हमारे पास एग्जांपल है, रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट्स हैं और हम रिवर्सिबल रिएक्शन के इन टू डायरेक्शंस प्रोसीड होते हैं और इसमें सी और डी क्या प्रोडक्ट है। इसमें एम मोल्स हैं, इसके एन मोल्स हैं, एक्स और इसके वाई मोल्स हैं, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन। अब हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactants। तो इनकी पावर क्या होगी, m है और ये n है। अब देखिए दो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट है और जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आप इस प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट रिड्यूस कर लेते हैं, के एफ कहते हैं इसको, ये k1, और ये है आपके पास फर्स्ट आपके पास रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड स्टेप, ठीक है। इट्स अ रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड स्टेप। रेट एक्सप्रेशन जो है हमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसिडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप शो करती है। अब हम रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की, अगर हम रिवर्स रिएक्शन की हम बात करते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इस केस में, रिवर्स रिएक्शन के केस में, ये आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे और ये क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे आपके, और इसकी पावर x और ये आपके पास क्या y है। और इसकी रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपके पास ये कांस्टेंट k2 आप इंट्रोड्यूस करें, kf के रिवर्स को भी आप यानी यूज कर सकते हैं, c पावर x और d, ये आपके पास रेट एक्सप्रेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम जानते हैं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होते हैं ये दोनों रेट्स एक दूसरे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सिंस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक, द रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction become equal to the rate of reverse reaction, ठीक है। तो दोनों रेट्स क्या हो जाते हैं, हम कहते हैं कि इक्वल हो जाते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 की क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स की जगह आप क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास k1 कंसिडरेशन ऑफ a कंसिडरेशन ऑफ b पावर m n और इक्वल टू k2 c की पावर x
डी और आपके पास क्या है, ये वाई है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि K1 डिवाइडेड बाय K2 इक्वल टू C की पावर X, और ये आपके पास डी वाई है, और ये आपके पास A है और B। और यहां पे हम क्या करते हैं, एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, सिंस Kc इक्वल टू K1 ओवर K2। तो यहाँ पे हम Kc इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो आपके पास क्या है, Kc इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ C, X, D और Y, और ये आपके पास A है और B है आपके पास पावर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, कि किस तरह आपके पास Kc जो है, इट्स अ रेशियो ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। याद रखिएगा, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट की क्या है, कंसंट्रेशंस है। EQ फॉर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, CD प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगी, वो कंसंट्रेशंस को आप क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, और आपके पास क्या आ जाता है कि आप Kc की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर आपके पास PCl5 और ये आपके पास रिएक्शन हो रहा है PCl3, क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसके लिए आप Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसिडरेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप इस तरह लिख सकते हैं। आपके पास फर्दर आप एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 2HI, ये डिकम्पोजिशन है H2 प्लस I2। तो यहाँ पे Kc विल बी इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, कंसिडरेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम और कंसिडरेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम और पावर 2। ठीक है, जो ये पावर है आपके पास, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पावर में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो वेल नोन रिएक्शन आपसे पूछा जाता है वो एस्टरिफिकेशन है। आपके पास ये इथेनॉल है C2H5OH है, इसको आप इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल भी है आपके पास, ये इनके दोनों आपको जो है वो आप दोनों नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये जो है एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसका ये OH पार्ट और इसका H पार्ट जो है वो आपस में क्या कर लेते हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और नेक्स्ट कंपाउंड जो आपके पास जो बनता है वो क्या होता है कि CH3COOC2H5, इसको आप क्या कहते हैं, एस्टर। और इसके अलावा आप इसको क्या कहते हैं, इथाइल। ये आपके पास इथाइल हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, एसीटेट हो गया, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसका फॉरवर्ड स्टेप हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। और बैकवर्ड स्टेप क्या आपके पास, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फॉरवर्ड स्टेप में एस्टरिफिकेशन हो क्योंकि एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, और रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वही वाटर की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल क्या होता है, एस्टर मॉलिक्यूल का ब्रेक हो रहा है, और वो इथेनॉल और क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc एक्सप्रेशन इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ एस्टर, आप इस तरह लिख दें CH3COOC2H5 एट इक्विलिब्रियम, और इसके बाद वाटर की कंसिडरेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक, और कंसिडरेशन ऑफ इथेनॉल C2H5OH एट इक्विलिब्रियम, और कंसिडरेशन ऑफ CH3COOH एट इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इसके आपके पास जो वैल्यूज आएंगी डिफरेंट, वो आप क्या कर सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट पे जो इनकी कंसिडरेशंस होंगी उनको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आप Kc एक्सप्रेशन की वैल्यू इनके लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जो Kp और Kc क्या है और इनमें क्या रिलेशनशिप है, और फिर उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि Kc की एप्लीकेशंस क्या हैं, Kc की वैल्यू हम फाइंड क्यों करते हैं, और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक केमिस्ट Kc की वैल्यू से क्या प्रेडिक्शन कर सकता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।